वीर वीरम देवराज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालौर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल सहायक आचार्य हिंदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। कला द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हमने इकाई 2 में हिंदी भाषा के विविध रूप जिसमें बोलचाल की भाषा, राजभाषा हिंदी, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी, संपर्क भाषा, संचार भाषा, हिंदी का शब्द भंडार जिसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी शब्द, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की है। आज हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि का उद्भव, विकास एवं मानक रूप। देवनागरी लिपि के संबंध में इससे पहले के वीडियो में हमने सामान्य चर्चा की थी। आज हम देवनागरी लिपि के उद्भव, विकास एवं मानक रूप पर विस्तार से बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, देवनागरी लिपि के उद्भव, विकास, मानक रूप के संबंध में बात करने से पहले यह जानना अत्यंत ही आवश्यक है कि लिपि है क्या। इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी, लिपि की जो परिभाषा है वो लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। समझने की बात यह है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं और जिस पर रूप लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो ध्वनि के संकेत है उसको जब आप लिखेंगे तो वो लिपि का रूप लेंगे। भाषा अपने मूल रूप में ध्वनि पर आधारित है। ध्वनियां ही उच्चारित होती है और सुनी जाती है। इस प्रकार भाषा की काल और स्थान की दृष्टि से एक सीमा है। वह केवल तभी सुनी जा सकती है जब बोली जाती है तथा वहीं तक सुनी जा सकती है जहां तक आवाज जा सकती है। इस संदर्भ में यह बात समझना अत्यंत ही आवश्यक है कि भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो ध्वनि है। काल और स्थान की इस सीमा के बंधन से भाषा को निकालने के लिए लिपि का जन्म हुआ। निश्चित रूप से भाषा के विकसित हो जाने के बाद ही लिपि का विकास हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, लिपि की पृष्ठभूमि और उसके उत्पत्ति और विकास के बारे में बात करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि भाषा वैज्ञानिकों ने लिपि के संदर्भ में अपनी क्या बातें रखी है। भाषा की उत्पत्ति की भांति ही लिपि की उत्पत्ति के विषय में भी पुराने लोगों का विचार था कि ईश्वर या किसी देवता द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ, ऐसा माना जाता था। जैसे कि भारतीय पंडित ब्राह्मी लिपि को ब्रह्मा की बनाई हुई मानते हैं और इसके लिए वो प्रमाण भी मानते हैं कि लिपि का नाम ब्राह्मी है। तो नामकरण के आधार पे ही यह माना गया कि यह ईश्वर या देवता प्रदत्त लिपि है। विभिन्न देशों के भाषाविदों ने अपने अपने देवताओं के नामों के अनुसार लिपियों के नामकरण किए। आज तक लिपि के संबंध में जो प्राचीनतम सामग्री उपलब्ध है उस आधार पे कहा जा सकता है कि लगभग 6000 वर्षों में धीरे धीरे लिपि का प्रारंभिक विकास हुआ है और लिपि के विकास क्रम में जो लिपियां हमें पढ़ने सुनने को मिलती है उसमें प्रमुखतया चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि
भाव ध्वनिमूलक लिपि, ध्वनिमूलक लिपि इत्यादि के बारे में सुना पढ़ा जाता है। जैनों के पनवणा सूत्र में 18 लिपियों के नाम मिलते हैं और ठीक इसी प्रकार से बौद्धों की पुस्तक ललित विस्तार में 64 लिपियों के नाम दिए गए हैं। लेकिन इन नामों में कल्पना ज़्यादा है, इन्हें काल्पनिक नाम भी कहा जा सकता है। मुख्य रूप से हमारे सामने जो लिपियां आती है उनमें से ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का ही पता चल पाया है। प्रिय विद्यार्थियों, पहले के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि प्राचीन भारत में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का प्रचलन था और ये तय है, स्पष्ट है कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है। देवनागरी के सिवा कैथी, महाजनी आदि लिपियों में भी हिंदी भाषा लिखी जाती है, पर उनका प्रचार सर्वत्र नहीं है। ग्रंथ लेखन और छापने के काम में बहुधा देवनागरी लिपि का ही उपयोग होता है। इसके साथ ही यह जानकारी भी आवश्यक है कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत और पाली प्राकृत अपभ्रंश, जो हिंदी का ही एक पहले का प्राचीन रूप है, तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत ये पढ़ा लिखा जाता है। देवनागरी नाम की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। श्याम शास्त्री के मतानुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उसका नाम देवनागरी हुआ। अब जब ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का उद्भव माना जाता है, तो जो ब्राह्मी लिपि है इसका प्रयोग 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 350 ईस्वी तक होता रहा। इसके बाद इसकी दो शैलियों का विकास हुआ, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से 4वीं सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ, जो 5वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इस कुटिल लिपि से ही नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तरी भारत है, किंतु दक्षिणी भारत के कुछ भागों में भी यह मिली है। दक्षिणी भारत में इसका नाम नागरी न होकर नंदी नागरी है। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बंगला आदि लिपियां विकसित हुई हैं। अब यह नागरी नाम कैसे पड़ा, इस पर भी विद्वानों में मतभेद है। नागरी का विकास 9वीं सदी से अब तक के नागरी लिपि के विकास पर अभी तक कोई भी विस्तृत कार्य हमारे सामने आता नहीं है। यह नाम कैसे पड़ा, नागरी नाम कैसे पड़ा, इस पर विद्वानों में मतभेद है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त होने के कारण भी यह नागरी कहलाई और प्रमुख रूप से नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण यह देवनागरी कहलाई। इस तरीके से विद्वानों ने अपने अपने विवेक से विभिन्न प्रकार के मत दिए हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, प्रवृत्तियां, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। देवनागरी लिपि पूर्णतया वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। वैज्ञानिकता, चूंकि पूर्व में कहा जा चुका है कि देवनागरी लिपि
पूर्णतया वैज्ञानिक लिपि है। तो वैज्ञानिक लिपि होने के लिए क्या आवश्यकता है, किस लिपि को आप वैज्ञानिक लिपि की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे? विश्व की कोई भी लिपि सभी दृष्टियों से पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है, किंतु पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि की कल्पना की जा सकती है और उसके मुख्य गुण निम्नलिखित माने जाते हैं। वैज्ञानिक लिपि को वर्णात्मक होना चाहिए, अक्षरिक नहीं। अर्थात उसके लिपि चिन्ह भाषा में प्रयुक्त हर व्यंजन तथा हर स्वर के लिए अलग अलग होने चाहिए। उल्लेख्य है कि नागरी में क, ख, ग आदि व्यंजन चिन्हों में कुछ तकनीकी व्यवधान से डिस्टर्ब हुआ है। हम चर्चा कर रहे थे कोई भी लिपि वैज्ञानिक लिपि कब होती है। लिपि में भाषा विशेष में प्रयुक्त हर ध्वनि स्वर व्यंजन के लिए लिपि चिन्ह होने चाहिए। एक चिन्ह से केवल एक ध्वनि व्यक्त होनी चाहिए, अधिक नहीं। एक ध्वनि के लिए केवल एक लिपि चिन्ह होना चाहिए, एक से अधिक नहीं। लेखन में लिपि चिन्हों को उसी क्रम से आना चाहिए जिस क्रम में उनका उच्चारण किया जाता हो। तकनीकी व्यवधान से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। तो देवनागरी लिपि की विशेषताओं के अंतर्गत एक तो उसकी वैज्ञानिकता और वर्णों का स्पष्ट विभाजन। देवनागरी लिपि में जो वर्ण है, स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर, ये तमाम वर्ण बंटे हुए हैं और इनका स्पष्ट विभाजन है। तीसरी इसकी विशेषता है अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि में वर्णों का स्पष्ट विभाजन है, जैसे कि जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ्य व्यंजन कहा जाता है। तो ये सारे के सारे व्यंजन बंटे हुए हैं, इनका स्पष्ट विभाजन है। तालु से उच्चारण होने वाले व्यंजनों को तालवी व्यंजन कहते हैं। मूर्धा से जिनका उच्चारण होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण। और जिनका उच्चारण स्थल दांतों से है या दांतों पर जीभ लगाने से होता है, जैसे कि त, थ, द, ध, न। जिनका उच्चारण ओठों से होता है उन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि वर्णों का स्पष्ट विभाजन इस लिपि के अंतर्गत पाया गया है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उच्चारण और लेखन में एक रूपता है। जैसा उच्चारण है वैसा ही लिखा जाता है, इसमें एक रूपता है और इसके लिए निश्चित ध्वनि संकेत है। अक्षरों का जो उच्चारण है वो स्पष्ट है और लिखा भी स्पष्ट जाता है। एक प्रकार से ये कलात्मक लिपि है, सरस है, सुंदर है, सुडोल है, सरल है और स्पष्ट लिपि मानी जाती है। देवनागरी लिपि की एक और विशेषता है कि इसके अंतर्गत कोई छद्म उच्चारण नहीं होता। जिस तरीके से अंग्रेजी में जो साइलेंट वर्ड होते हैं वैसा हिंदी में कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ छद्म उच्चारण नहीं होता। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रोमन लिपि में और देवनागरी लिपि में कुछ अक्षर शब्दों को यदि तुलना की दृष्टि से देखा जाए तो रोमन लिपि में क को के से भी पढ़ा जाता है, सी से भी पढ़ा जाता है, क्यू से भी पढ़ा जाता है और सी एच से भी पढ़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार से
देवनागरी लिपि में क को क ही पढ़ा जाता है। रोमन लिपि में एक ही अक्षर को विभिन्न अक्षरों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से पढ़ा जाता है, लेकिन देवनागरी लिपि में एक अक्षर को एक ही संकेत से पढ़ा जाता है। दूसरा उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि बट जो अंग्रेजी शब्द है उसका उच्चारण यू का जो उच्चारण है वो अ की ध्वनि देता है, और पुट में यह ऊ का उच्चारण देता है। BUT बट, अब PUT पुट, तो इन दोनों का जो उच्चारण है वो अलग है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, स्पष्ट है यह, और समस्त अक्षरों के लिए अलग अलग उच्चारण किया जाता है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जब लिपि का अध्ययन हमने किया है, वो मानते हैं कि कोई भी लिपि पूर्णतया वैज्ञानिक नहीं होती, लेकिन थोड़े बहुत सुधार संशोधन के बाद हम उसमें परिष्कार कर सकते हैं। तो इस दिशा में देवनागरी लिपि सही दशा में है, उसकी स्थिति पूर्णतया सही है। तो इस तरीके से आज हमने देवनागरी लिपि, उसकी स्थिति, दशा और विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। ठीक ऐसे ही हम नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।